हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बातचीत जो करने वाले हैं ना, बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं और उन्होंने एमजेसी 6 या एमजेसी एमआईसी 6 के रूप में हिस्ट्री पेपर को लिया है, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर दोनों ही बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। जो फिफ्थ में जाइएगा उनका भी एमआईसी पेपर में रहेगा इतिहास, तो उनको भी यही पढ़ना है, ठीक है। तो आज का महामैराथन है, इससे पहले एक मैराथन आपको दिए हुए थे और यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करा के रखे हुए हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये आप देखिएगा कहीं ना कहीं लिंक करता हुआ आपको दिखेगा यूनिट 1 से। अगर यूनिट 1 का पूरा वीडियो आपने देखा होगा और 2 का भी आप देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों चीज आप पढ़ लेते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपका सिलेबस कंप्लीटली आधा से ज्यादा कंप्लीट, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट 4 जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। आप देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम, विशेषता, इसको लेकर सवाल बनता है। पेरिस शांति क्या है, शांति सम्मेलन क्या है, उससे सवाल बहुत ज्यादा बना हुआ है। मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे, आपको हमने डिस्कस करके मतलब इसको यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा। वहां पे क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड वार से बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने वहीं पे बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड मैराथन आपको बहुत जल्द दे देंगे। तो आज के मैराथन में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा यूनिट 4 कंप्लीट। यूनिट 1 पहले से कंप्लीट है और यूनिट सेकेंड इसका भी एक मैराथन आपका तैयार है, बस वो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यूं समझिए कि एमजेसी 6 जिससे आपको डर लगता है, एमआईसी 6 चूंकि इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी यूरोपियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इसको पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे उसी को पहले करेंगे जो भारी है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आप लोग खुद भी कर लेते हैं और आप लोग पढ़ते भी नहीं है, उसमें आप लोग ज्यादा वीडियो देखते भी नहीं है, इस वजह से हमने इस टॉपिक को उठाया है, ठीक है। चलिए इधर उधर की बातचीत नहीं करते हैं, जितना करना था कर लिए, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 1918 तक चला, ठीक। ये लगभग लगभग आप देखिए 4 साल तक ये चलने वाला युद्ध है, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा पूरे विश्व के जो भी देश है ना, सब इसमें पार्टिसिपेट किसी ना किसी रूप में किए, ठीक है। अब बोलिएगा गुरु जी भारत तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है भारत नहीं किया, बट आपको यह पता होना चाहिए कि भारत जो है उस समय अंग्रेजों के बस में था या चंगुल में था। अंग्रेजी सेना में जितने भी लोग भर्ती हुए उसमें भारतीय भी भर्ती हुए थे। इस वजह से आपको ये दबे ही मुंह से ये बात स्वीकार कर लेना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर भी नकारात्मक ही पड़ा, अच्छा नहीं पड़ा है, ठीक है। तो उन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो पहले तो टाइम पीरियड याद रखिएगा कि उसका 1914 से 1918 है। अब देखिए इंट्रोडक्शन जब लिखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण का या प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का, तो उसका इंट्रोडक्शन इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। यह विश्व इतिहास में लड़ा जाने वाला प्रथम प्रलयकारी युद्ध था। यानी आप ये लिखिएगा इंट्रोडक्शन में, ये विश्व इतिहास में लड़ा गया बहुत सा युद्ध हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रलयकारी युद्ध था, ठीक है। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र को विजय मिला था। अगर आपको रिजल्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता, तो बोलिएगा मित्र राष्ट्र जीते। अब बोलिएगा गुरु जी एक बात बताइए, मित्र राष्ट्र में कौन थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, उसका भी बता दीजिए। तो लीजिए आप सुन लीजिए, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत देखिए इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका, इटली, रोमानिया, ये सभी देश आते हैं किसमें, मित्र राष्ट्र में। कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, रोमानिया, ये किस में आते हैं, मित्र राष्ट्र में। और केंद्रीय शक्ति धुरी राष्ट्र में कौन कौन है, तो इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया जिसको बोलते हैं, हंगरी है, तुर्की है, बुल्गारिया है, ये सब आते हैं किसमें, धुरी राष्ट्र में। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मित्र राष्ट्र जो है इस युद्ध में जीत गया। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, रोमानिया, ये सब आते हैं। उसके बाद जितने शेष बच जाते हैं जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, ये सब धुरी राष्ट्र में आते हैं। अब देखिए दोनों ही जो गुट वाले लोग हैं ना, अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मित्र राष्ट्र क्या है, धुरी राष्ट्र क्या है। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में क्या होता है कि आप पिताजी से लड़ जाते हैं और आपके पक्ष में आपका भाई, आपका बहन, सब कोई आ जाए, और आपके पिताजी के पक्ष में आपके चाचा, ताऊ, ये सब लोग आ जाए, तो क्या होगा, दो गुट में बट जाएगा आपका घर भी। तो ठीक ऐसे ही विश्व जो है दो गुट में बट गया, एक गुट में कुछ लोग आ गए और एक गुट में कुछ देश आ गया, ठीक है। और यही दोनों देश के लोग आपस में युद्ध करने लगे, ठीक। तो यही है फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब चलिए इसके कारण को देखिए
कि वर्ल्ड वार का जो कारण है उसको एक एक करके समझना होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरे के पूरे क्लास को एकदम कंसाइज फॉर्म में एकदम हर चीज को देने का प्रयास किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट कर लीजिए, यानी यूनिट 4 का जो भी चीज है ना वो सब इसमें दे दिए हैं। इसीलिए थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, तो थोड़ा संयम से देख लीजिएगा। नहीं पसंद आए तो अभी ही निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद आप देखिएगा बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। अब बोलिए गुरुजी एक बात बताइए, एकीकरण का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जर्मनी पहले छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, खंड में बटा हुआ था। अब जैसे भारत है, भारत में बहुत राज्य है ना, सब एक एक अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए भारत का एकीकरण नहीं होता तो क्या भारत में रहने वाले जितने राज्य के लोग हैं वो भारत का हिस्सा समझते अपने आप को? वो अपने आप को अपनी अलग अलग समझते, ठीक है, वो अपना ही शासन तंत्र चलाते। ठीक वैसे ही जर्मनी क्या था, पहले अलग अलग खंड में बटा हुआ था, लेकिन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को एक किया गया, यानी एक जगह पर एक साथ लाया गया, और बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बन गया, हेड बन गया, और वो जो बोलता था वही चलता था वहां पे शासन तंत्र। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। जिसके बाद देखिएगा, बिस्मार्क जब जर्मनी का एकीकरण कर देगा ना, यानी जर्मनी को इकट्ठा कर देगा, एक साथ ला लेगा ना, उसके बाद वो क्या कोशिश करता है, पूरे विश्व पर अपना जो है ना प्रभाव को छोड़ने का, यानी जर्मनी का अधिकार कराने का वो काम करना शुरू करता है। इसीलिए वो देखिए गुटबाजी करेगा। गुटबाजी का मतलब होता है ना कि आपसे भी दोस्ती कर लिया, आपका दुश्मन से भी दोस्ती कर लिया, सबसे दोस्ती करेगा ताकि उसको बाद में किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और एक दूसरे से सबको लड़ा रहा था, लेकिन वो दोस्ती सबसे रख रहा था, ठीक है, यानी कूटनीतिज्ञ का काम कर रहा था बिस्मार्क, ठीक है। जिसके बाद देखिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग जर्मनी को एक चुनौती के रूप में समझने लगे, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस उस समय बहुत पावरफुल कंट्री था। अब उसको लग रहा है कि जर्मनी जो है ये छोटा साला देश है और ये हम लोग से भी पावरफुल हो रहा है, तो उसको खटकने के बाद क्या होता है, जिसने विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। यानी यही एक वजह है कि विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। देखिए, जहां जर्मनी का पावर बढ़ रहा है वहीं आप देखिएगा ब्रिटेन और फ्रांस जो है उससे विरोधी होते जा रहा है, और यही प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण बनेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क जो है ना, ये क्या करता है, यूरोप में बहुत से देश हैं, तो सब में क्या करता है ना, ये एक दूसरे से सबसे एक तरह से देखिएगा संधि कर लेगा, गुटबाजी करना शुरू करेगा, यानी ये अपना दोस्ती बढ़ाना शुरू करेगा दूसरे देश से, ठीक है। तो इससे भी एक दिक्कत होगा क्या, कि आप देखिएगा जो अन्य कंट्री है, जैसे कि आप देखेंगे ये ब्रिटेन है या फ्रांस है या रूस है ना, इस सबको बड़ा दिक्कत होगा। ये लोग बोलेगा जर्मनी जो है ना अपने पक्ष में सबको कर रहा है, इससे उनको लगेगा, डर लगने लगेगा, इस वजह से वो लोग भी एक गुट बनाना शुरू कर देंगे यहीं से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अभी आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए इस तरह। मान लीजिए ये पूरा यूरोप है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका जर्मनी है। जर्मनी क्या कर रहा है, अपने अगल बगल जितने छोटे छोटे देश हैं सबसे दोस्ती कर रहा है, ठीक है। और ये दोस्ती करने के साथ साथ इनको बोल रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो हम आपको मदद करेंगे। तो देखिए, जब अगर आप खुद देखिए, अगर आप शक्तिशाली होने लगिएगा ना, तो सबसे ज्यादा जलन किसको होगा, आपका पड़ोसी को। पड़ोसी को लगेगा कि साला ये तो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल बन रहा है, तो आपका पड़ोसी जो है आप ही को दबाने का प्रयास करेगा। तो ठीक वैसा ही काम हुआ जर्मनी के साथ। जर्मनी जब पावरफुल हो रहा है ना, तो जर्मनी को दबाने का कौन काम करेगा, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये सबको बड़ा अखड़ेगा। ये लोग बोलेगा इसको दबाना होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से गुटबाजी के कारण भी कहीं ना कहीं देखिएगा जर्मनी में और यूरोप में ये प्रथम विश्व युद्ध की जो क्रिया है ना वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए, एक बात और याद रखिएगा, बिस्मार्क के द्वारा 1882 में त्रिगुट संधि किया गया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली सम्मिलित था। यानी कि देखिए, बिस्मार्क क्या किया, त्रिगुट संधि, ठीक है। और इसमें किसके साथ किया वो, तो जर्मनी तो खुद बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला है, वो ऑस्ट्रेलिया और इटली से कर लिया, ठीक है। तो इससे भी दिक्कत होने लगा किसको, यूरोप के अन्य देशों को, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बात और नोट करके याद रखिएगा, यूरोप में गुटबाजी का जन्मदाता बिस्मार्क को कहा जाता है, कि यानी यूरोप में अगर गुटबाजी को शुरू करने वाला कोई था ना, वो बिस्मार्क था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जब जर्मनी में बिस्मार्क था ना, तो बिस्मार्क अन्य देशों से दोस्ती कर रहा था, वो गुटबाजी कर रहा था, वो कूटनीति चल रहा था। लेकिन जब बिस्मार्क की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप देखिएगा जर्मनी में कौन बनता है, केजर विलियम वहां का राजा बनता है, ठीक है। केजर विलियम उतना पावरफुल नहीं होता है, और उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि बिस्मार्क कैसे कैसे नीति लगाकर लोगों को फोड़ने का काम किया।
एक दूसरे से अलग रखने का काम किया। वो इस बात को नहीं कर पाता, कौन? केजर विलियम, ठीक है। और यही वजह है कि धीरे धीरे अब जर्मनी का प्रभाव धीरे धीरे घटेगा और अन्य यूरोपीय देशों का प्रभाव बढ़ेगा, और यहीं से यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए गुटबाजी शुरू होगा, जिसने कि प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना देगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो चीजें हम समझा रहे हैं वो लिखा हुआ है, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे। एकदम क्लास होगा, आज शाम में डाल देंगे। जैसे ही मतलब क्लास खत्म, जब आप क्लास देख रहे होंगे उसके 1-2 घंटा बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले कंसेप्ट को समझिए कि बिस्मार्क क्या कर रहा था जर्मनी में। वो गुटबाजी कर रहा था पूरे यूरोप के लोगों से, लेकिन वो मर गया। तो उसके बाद देखिए, जरूरी थोड़ी है कि उसके बाद जितना भी राजा बनेगा वो अच्छा बनेगा, कमजोरों तो बनता है। तो कमजोर राजा वहां बन गया, ठीक है, जो कि उस चीज को नहीं कर पाया जो बिस्मार्क करता था। यानी देखिए, कोई भी काम करने के लिए ना बड़ा जरूरी है कि उसमें कूटनीतिक की चीजें होनी चाहिए, और बिस्मार्क के पास है और बाकी लोगों के पास है नहीं। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में पुरानी दुश्मनी भी थी। जर्मनी कभी भी फ्रांस को नहीं देखना चाहता था, और ना ही फ्रांस के लोग जर्मनी को देखना चाहते थे। यह भी एक दिक्कत था, जिसके कारण यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। बिस्मार्क ने फ्रांस से अल्सेस और लॉरेंस छीन लिया। ये अल्सेस और लॉरेंस क्षेत्र है, जैसे पटना, भागलपुर, ये नाम सुनते हैं ना, ऐसे ही ये फ्रांस का एक जगह था अल्सेस और लॉरेंस, ठीक है। ये खान था, यहाँ पे बहुत पैसा या संपत्ति अकाद होता था, समझे। और इस पे अधिकार कौन कर लिया? जर्मनी। और ये कहां का था? तो फ्रांस का था, अल्सेस और लॉरेंस, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी भी देश का कोई जगह को हड़प लीजिएगा तो उस देश को बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा। तो फ्रांस को ये बात अच्छा नहीं लगा, और फ्रांस उसके बाद ताक में बैठ गया कि किसी ना किसी तरह से बिस्मार्क के विरुद्ध अब षड्यंत्र रचा जाए, ठीक है। जिसके बाद देखिएगा, फ्रांस और जर्मनी दोनों ही एक दूसरे को दबाने का प्रयास करने लगे, और जिसने विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए एक तरह से आप देखिएगा उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, सैन्यवाद। यूरोप के देश अपनी सेना सशस्त्र, यानी कि देखिए, यूरोप का जो देश है ना, अब क्या करने लगा? बहुत ज्यादा पैसा सेना पे खर्च करने लगा। वो देखिएगा गन वगैरह लेने में खर्च करने लगा। उसके बाद देखिए, मशीन वगैरह खरीदने में खर्च करने लगा। यानी यूरोपियन कंट्री जो है, अब बहुत बड़ा पैसा, लगभग अपनी कमाई का, आय का 85% जो है जर्मनी और फ्रांस जो है 85% अपनी कमाई का कहां यूज करती थी? सेना के खर्च में। अब देखिए, सेना को मजबूत करने का मेन रीजन क्या है? युद्ध। वो लोग जान रहा था कि युद्ध होगा, अगर सेना मजबूत नहीं रहेगा तो हम पार पाएंगे? नहीं पार पाएंगे। इसीलिए वो सेना को मजबूत करने में लग गया, ठीक है। तो ये भी अगला कारण था। और एक कारण और आपको याद रखना है, वो है कौन? तो तात्कालिक कारण। यही तात्कालिक कारण है जिसने युद्ध को शुरू कर दिया। अब देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रिया के एक युवराज थे जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। यानी इनका नाम इतना ही रखिएगा याद, आर्क ड्यूक। अगर नहीं ज्यादा याद रहे ना, तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। ये कहाँ के राजा थे? ऑस्ट्रिया के राजा थे, ठीक है। इनको जो है ना बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा जो है, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई। किनका? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को, ठीक है। जब इनको मार दिया गया, ऑस्ट्रिया का ये राजकुमार है, मान लीजिए किसी भी देश का राजा है और उसको कहीं पे मार दिया जाएगा, तो उस देश के लोग तो विरोध में आ जाएंगे। और यही चीज हुआ, ऑस्ट्रिया के लोग अब विरोध में आ गए, अब वो युद्ध चाहने लगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके हत्या की योजना काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन ने बनाया था, ठीक है। अब आपको याद यह भी रखना है कि आर्क ड्यूक को जो मारा गया ना, वो कौन संगठन के लोग मारे थे? तो काला हाथ नाम करके एक संगठन था आतंकवादी, उसी ने इसको मारा था। कब? 28 जून 1914 को, ठीक है। और देखिएगा, एक महीना बाद 28 जून को देखिए ऑस्ट्रिया का राजकुमार मरेगा, और 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजा जो है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनको मार दिया गया। किसके द्वारा? काला हाथ जो है आतंकवादी एक संगठन था, उसी के द्वारा। और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने इनको मारा था? गेरिलो प्रिंसिपल, ठीक है। जो व्यक्ति है जिसने आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को मारा है ना, उसका नाम क्या था? गेरिलो प्रिंसिपल, गेवरिलो प्रिंसिपल, ठीक है, गेवरिलो प्रिंसिपल। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में हम आप इस बार आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए डिटेल में क्वेश्चन पूछता है ना तो आप फंस जाते हैं, इसीलिए थोड़ा डिटेल में आपको दे रहे हैं। गेवरिलो प्रिंसिपल, ये बहुत जगह नाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना होगा
कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारने वाला गैब्रिलो प्रिंसिपल था, जो कि काला हाथ संगठन का एक व्यक्ति था, उसने मार दिया। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सार्बिया को जिम्मेदार ठहराया और 28 जुलाई, अब देखिए याद रखना है डेट, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सार्बिया पर आक्रमण कर दिया और यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो आपसे पूछेगा, एक बात बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई? तो बोलिएगा 28 जुलाई 1914 को। और आपसे पूछेगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो हैं, जिनका नाम क्या था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनकी हत्या कब की गई? तो बोलिएगा 28 जून 1914 को। ठीक है, यानी देखिए 28 जून को मारा गया और एक महीना बाद ये युद्ध शुरू हो गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप देखिए युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत अब कैसे कैसे होती है, कौन कौन घटना होता है, अब उसको ध्यान में रखिए। तो देखिए ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध कर दिया गया 28 जुलाई 1914 को, और इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। कैसे? तो ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करके। ठीक, उसके बाद देखिए इस युद्ध में रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ की। रूस के समर्थन में फ्रांस, ब्रिटेन आ गया और जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। यानी कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया, उसके बाद देखिएगा कुछ लोग जर्मनी का सपोर्ट कर, ये माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग किसका करेंगे? सर्बिया का। जैसे कि ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये लोग सर्बिया के साथ चलेंगे और इन्हीं का गुट कहलाएगा मित्र राष्ट्र। और ऑस्ट्रिया का जो गुट कहलाएगा उसको क्या बोलेंगे? धुरी राष्ट्र, जिसको केंद्रीय शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जर्मन सेना ने बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंच गया था। उसके बाद ये युद्ध जब शुरू हुआ ना, तो जर्मन सेना जो है ना, सबको हराते हुए कहां पहुंच गई? पेरिस तक पहुंच गई। यानी फ्रांस की राजधानी कहां थी? पेरिस, वहां तक पहुंच गई। ठीक है, इसी समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूसी आक्रमण होना भी शुरू हो गया। अब देखिए जैसे ही आप देखिएगा इधर कि ये मान लीजिए जर्मनी है, जर्मनी कहां चल गया? तो आप देखिएगा फ्रांस पर, या फ्रांस पहुंच गया। तो इधर से रसिया क्या करता है? रसिया भी इधर से आक्रमण करेगा, किस पर? जर्मनी पर, चूंकि जर्मनी का वो दुश्मन है। कौन? आपको याद रखना है, रसिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? युद्ध शुरू, जिसके कारण क्या होता है? जर्मनी को अपनी सेना रूस के आक्रमण को रोकने के लिए भेजना पड़ा। जब देखिएगा रसिया भी आक्रमण कर देगा जर्मनी पर, तो जर्मनी की सेना लड़ने लगेगी रूस के साथ। ठीक है, जिसके बाद फ्रांस पर जो जर्मनी का आक्रमण होने वाला था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 अगस्त को जर्मनी की सेना बेल्जियम में प्रवेश करेगी। ये भी याद रखना है, बेल्जियम में कब प्रवेश करेगी? 4 अगस्त को। ठीक है, 1917 में रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से देखिएगा रूस बहुत जगह जीता भी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार से रूस अलग हो गया। क्यों? तो आप देखिएगा 1917 की रूसी क्रांति जो रूस में होने लगी, ठीक है, जिससे कि उसके अपने ही देश में गृह युद्ध शुरू हो गया, लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिसके कारण रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से दूर हो जाएगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवास्किया की संधि से यह प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी रसिया जो है ब्रेस्ट लिटोवास्किया की संधि के साथ रसिया जो है वो विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 1917 में जर्मनी के यू बोट, एक जहाज है यू बोट, ने एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबो दिया। ठीक है, इसी जहाज में अमेरिका के कुछ नागरिक थे उसमें सवार। मतलब आपको समझाते हैं, देखिए ऐसे समझिए कि ब्रिटेन का एक जहाज था, ठीक है, जो जा रहा था, उसको जो है ना ये जर्मनी जो है, उसने जर्मनी का एक यू बोट था, यू बोट उसका नाम था, जहाज का नाम है यू बोट। तो इसने जो किया क्या, ब्रिटेन के जहाज को डुबा दिया। अब ब्रिटेन के जहाज में अब देखिएगा अमेरिका के भी लोग सवार थे, जिसके कारण अमेरिका को बड़ा गुस्सा आया और अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहीं से कूद जाएगा। यानी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ ना, तो अमेरिका इसमें नहीं था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही 1917 में देखिएगा जब उसके जहाज को मतलब डुबो दिया गया, तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी वह भी युद्ध करना शुरू कर देगा, किसके विरुद्ध? तो जर्मनी के विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक इसी में समझिए। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की संयुक्त सेना ने जर्मनी के विरुद्ध अभियान किया और जर्मनी की परेशानी बढ़ गई और सितंबर 1918 में बुल्गारिया युद्ध से अलग हो गया। यानी देखिए अब देखिए जर्मनी है, इसके विरुद्ध युद्ध कौन करेगा? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के लोग।
ये सब मिलजुल कर जर्मनी को हरा देंगे, और हरा देंगे तो जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर देगा। कब? तो उसको याद रखना, अक्टूबर 1918 में तुर्की ने समर्पण किया। फिर देखिए 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मतलब युद्ध से भाग गया, यानी युद्ध में अपने हार को स्वीकार कर लिया। किसने? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब हार गया, समझे, युद्ध में। उसके बाद देखिए 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सम्राट काइलर जो है, काइजर विलियम जो है, इन्होंने भी देश छोड़कर हॉलैंड में शरण ले लिया, और जर्मनी भी एक तरह से क्या की, इस युद्ध में अपने आप को हार मतलब घोषित कर दी। यानी आपको ध्यान में रखना है 1918 आते आते जब ये संयुक्त सेना किसका, आप देखिएगा ब्रिटेन का, अमेरिका का और रसिया का, फ्रांस का, ये सब की सेना जो है ना एक साथ मिलकर जब जर्मनी को हरा देगी ना, तो जर्मनी युद्ध में हार जाएगा। उसके बाद जर्मनी जो है अपना हार को स्वीकार कर लेगा। ठीक है, तो यहीं पर विश्व युद्ध समाप्त होगा। उसके बाद इस विश्व युद्ध की थोड़ी विशेषता आपको बता देते हैं, फिर परिणाम, और फिर आपको बताएंगे राष्ट्र संघ के बारे में। तो चलिए पहले इसकी विशेषता समझिए, यहां से भी सवाल बनता है। देखिए अब थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ज्यादा चीजें थी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो देखिए पहला बात ये समझिए कि युद्ध जो हुआ दो शक्ति के बीच में हुआ, एक तो धुरी राष्ट्र और एक था कौन, तो आपको याद रहे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन था? अमेरिका था, ब्रिटेन था, रसिया था, फ्रांस था, और धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब थे। ठीक है, अब देखिएगा धुरी राष्ट्र के लोगों को मित्र राष्ट्र के लोगों ने हरा दिया। अब हार हो जाने के बाद क्या होगा? उसके बाद संधि होगी। तो उन चीजों को आप पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए पहले समझिए, यह युद्ध जमीन और आकाश, समुद्र तीनों में लड़ा गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जमीन पर भी लड़ा गया, आकाश में वायुसेना भी लड़ रही थी, और आप देखिएगा जल में नौसेना भी लड़ रही थी। ठीक, इस युद्ध में मशीन गन और तरल अग्नि का भी पहली बार यूज किया गया, यानी मशीन गन का भी प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का भी उपयोग किया गया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और जानते हैं बच्चों, इसमें बहुत से लोग मर गए थे। अब देखिए इसका परिणाम आपको बता देते हैं कि इसका परिणाम क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम एक एक करके समझिए। इस युद्ध के कारण जर्मनी में होहेन जोरलन, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग राजवंश का शासन समाप्त हो गया। यानी आपको ध्यान में रखना ये है ना कि जर्मनी में विलियम केजर द्वितीय जो था ना, उसकी सत्ता समाप्त हो गई। ऑस्ट्रिया में भी आप देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग जो राजवंश था, जो सत्ता चला रहा था, उसका भी अंत हो गया। ठीक, दूसरा 1917 की रूसी क्रांति के बाद रोमानोव राजवंश की सत्ता के रूप में समाप्त कर दिया गया। यानी रूस में एक सत्ता थी, कौन? रोमानोव। ठीक है, उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य जो है ना वो समाप्त हो गया। यानी तुर्की उस समय बहुत बड़ा राज्य था, समझे, इसको ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, बहुत बड़ा एरिया था इसका। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका भी समाप्त हो गया। तुर्की के खलीफा जो होते थे ना, उस पद को भी समाप्त कर दिया गया। यानी तुर्की का खलीफा जो होता था, उसमें मुस्लिम जगत का हेड होता था, उसको भी मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस युद्ध के बाद पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लावाकिया, हंगरी जैसे नए देश बने। यानी आपको याद रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन देश बने? पोलैंड बना, चेकोस्लोवाकिया बना, युगोस्लावाकिया बना, हंगरी बना, ये सब नया देश के रूप में उभरा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, अमेरिका की शक्ति बढ़ गई। अमेरिका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में इंटर किया, उसके बाद अमेरिका जो है डिट्टो पावर अपने हाथ में लेने लगा। वो पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। उसकी बातों को अन्य देशों को मानना पड़ने लगा। ठीक है, यानी अन्य देश के लोग भी उसकी बातों को मानने लगे। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जर्मनी के ऊपर देखिएगा बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाएगा। अभी तुरंत बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। ठीक है, उस चीज को समझिएगा तो आपको लगेगा कि सच में उसके साथ गलत हुआ। जर्मनी हारा, ठीक है, युद्ध तो दोनों पक्ष किए ना, जर्मनी किया तो ब्रिटेन वाले लोग भी किए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में हिटलर का उदय होगा। यही हिटलर विरोध करना शुरू करेगा, जो कि आप देखिएगा जर्मनी के साथ जो देखिएगा वर्साई की संधि होगी, उस बात को वो स्वीकार नहीं करेगा। कौन? हिटलर। तो ये चीज भी अभी यहीं से आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए जन धन का अपार क्षति होगा। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत से लोग मर जाएंगे इस युद्ध में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। आर्थिक संकट आपको बताएंगे
कि विश्व आर्थिक मंदी जो महामंदी है ना, ये आपको पढ़ाएंगे कब? 1929 का विश्व आर्थिक मंदी आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, यानी 5th सेमेस्टर में। और जिन बच्चों को लगता है कि पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं मेरे नए चैनल पे हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है? कुछ दिन में, 1-2 दिन में आपको वो अपलोड हो जाएगा वो वीडियो, ठीक है? तो आप जरूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके लिए जो आप सेमेस्टर 5 में जाइएगा, तो आपके लिए एक स्पेशल चैनल बन गया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। क्योंकि आप लोग वहां नहीं जुड़िएगा तो हम लोग तो वहां पढ़ा देंगे आपको, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा सर कहाँ पढ़ाए नहीं पढ़ाए। तो इसलिए आप जरूर वहां पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत हो उसको लेकर, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का भी बीजारोपण इसी युद्ध में हो गया। यानी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए बहुत संधि हुई, सम्मेलन हुआ ना, जिसमें आप देखिएगा बहुत से देशों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण आप देखिएगा बहुत से विद्वान बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीजारोपण भी हो गया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो गई। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी भी शुरू हो गई यहीं से, ठीक है? तो ये था इसका परिणाम, ठीक। अब चलिए, अब अगला जो टॉपिक है वो है पेरिस शांति सम्मेलन। ये कब से कब तक हुआ, डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 1914 से 21 जनवरी 1920 तक, ये याद रखिएगा। ये डेटवा बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? ये देखिएगा, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में पूछ दिया है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक, ठीक है? तो एकदम डेट को याद रखना। चलिए अब पेरिस शांति सम्मेलन को भी आपको समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये शांति सम्मेलन कब हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। कहां हुआ था? आपसे पूछेगा पेरिस शांति सम्मेलन कहां हुआ, तो बरसाए के महल में हुआ, ठीक है? हारे गए 32 देशों के साथ ये संधि की गई। यानी प्रथम विश्व युद्ध में 32 देश हार गया था, उसके साथ ये संधि हुआ, ठीक। इससे पूर्व जनवरी 1918 में अमेरिका का एक राष्ट्रपति था उस समय, वुडरो विल्सन, उनके द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया था। इसी में लीग ऑफ नेशन का प्रस्ताव दिया गया था। तो आपसे पूछेगा, एक बात बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बोलिएगा कौन? वुडरो विल्सन। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, उन्हीं के द्वारा रखा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव। तो ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव कौन रखा? तो वुडरो विल्सन, इसी को बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। इसका प्रस्ताव कौन रखा था सबसे पहले? बोलिए तो। ये वुडरो विल्सन। एक दो बार बोलिए, ठीक है? हम जैसे बोलते हैं ना कि कौन रखा था, नहीं रखा था, तो आप भी अपने से ही बोलिए। जरूरी नहीं है कि हम सुने, आप खुद सुन लीजिए उस बात को कि हाँ आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है? तो एक दो बार बोलिएगा, चीजों को याद करा देंगे यहीं पे, ठीक। चलिए अगला टॉपिक यहीं पे अब समझते हैं हम लोग कि ये जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ ना, इसमें 5 संधियां की गई। 5 संधि किसके साथ हुआ? जो हारा हुआ राज्य था उसके साथ। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो हार गए थे उनके साथ 5 संधि की गई। पहला संधि कौन था? सेंट जर्मन की संधि, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ हुई, ठीक है। त्रियानो की संधि हंगरी के साथ हुई। त्रियानो की संधि किसके साथ हुई? हंगरी के साथ। न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूली की संधि बुल्गारिया, त्रियानो की संधि हंगरी के साथ। उसके बाद सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ। बरसाई की संधि जर्मनी के साथ। सेब्रे की संधि तुर्की के साथ। ये संधि पूरा याद रखना होगा, चाहे जैसे भी हो याद कर लीजिए। पहला याद रखिए, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, त्रियानो की हंगरी के साथ, न्यूली की बुल्गारिया के साथ, और बरसाई की जर्मनी, और सेब्रे की तुर्की। आपसे जो सबसे ज्यादा सवाल बनेगा, आपको VVI बता देते हैं, एकदम यहीं से सवाल बनेगा। आपसे हर जगह से नहीं पूछेगा, कहां से पूछेगा तो हम बता देते हैं, वहीं से पूछेगा, एकदम याद रखिएगा। कौन? ये दोनों, ये दोनों याद रखिएगा। और नहीं याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा वर्साई की संधि किसके साथ? जर्मनी के साथ। और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ। ये दोनों आपसे पूछना ही पूछना है। अगर यहां से सवाल बनेगा तो यही पूछेगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, वर्साई की संधि देखिए किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है। अब देखिए, हम आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। कब से कब तक? तो आपको अभी तुरंत बताया, जनवरी 1919 से जनवरी 1920 तक। कितना जनवरी 1919 से? तो यहां देखिए, 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक ये संधि हुई, ठीक है। अब देखिए, इसमें 5 संधि हुआ अलग अलग देशों के साथ, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है? 2 संधि। तो पहला है वर्साई की संधि। तो आपसे सवाल पूछेगा, वर्साई की संधि किसके साथ? जर्मनी के साथ।
यह संधि कब से कब तक हुआ? 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना 6 अरब 10 करोड़ पाउंड डाल दिया गया। यानी युद्ध में हारने के बाद जर्मनी के ऊपर यह बोला गया कि तुम्हारे कारण ही युद्ध हुआ, इसलिए तुमको इस युद्ध का हर्जाना जो है ना लगभग 6 अरब 10 करोड़ रुपया देना होगा। समझे? अब तो जर्मनी का हालत खराब कि इतना पैसा कहां से देगा। अब देखिए, कोई भी युद्ध से निकला है तो उसके पास पैसा का तो अभाव था ही, तो अब वो पैसा कहां से देगा? तो मतलब आप देखिए कितना बड़ा धन का एकदम इसके ऊपर बोझ बना दिया गया। उसके बाद देखिए, जर्मनी के उपनिवेशों को बांट दिया गया। यानी जर्मनी जिसके ऊपर अधिकार किया था ना, जर्मनी का जहां जहां अधिकार था वो सब क्षेत्र वो लोग वापस ले लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, जर्मनी की सेना को कम कर दिया गया। यानी जर्मनी को बोला गया कि तुमको ज्यादा सेना नहीं रखना है, अगर तुम ज्यादा सेना रखोगे तो फिर युद्ध करोगे तुम, क्योंकि तुम हो बदमाश। इस वजह से यूरोपीय लोगों ने इसकी सेना को भी कम कर दिया। अल्सेस और लॉरेंस जो कि जर्मनी फ्रांस से लिया था ना, वो वापस उसको देना पड़ा फ्रांस को। अल्सेस और लॉरेंस इससे छीन लिया गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सार प्रदेश फ्रांस को दे दिया गया। सार जो है ना, ये कारखाना था, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग चीजें थी। ठीक है, माइनिंग का मतलब होता है ना कि यहाँ पे बहुत तरह के खादान थे सार क्षेत्र में। ये चीज भी जर्मनी को देना पड़ा, किसको? फ्रांस को। ठीक है, उसके बाद के राइन नदी के क्षेत्र से सेना हटा लिया गया। यानी कि आप देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के बगल में ही राइन नदी है जर्मनी में, तो वहां से सेना को हटवा दिया गया। बोला तुम यहां से सेना अपना हटाओ। यानी जर्मनी को हर तरह से पंगु कर दिया गया। ना तो तुम सेना रख सकते हो, जर्मनी को यही बोला गया, ना तो तुम सेना रखो और ना ही तुम्हारे पास पैसा रहने देंगे, और जो क्षेत्र तुम जीता है सब हम लोग को वापस करो। और जर्मनी को सब कुछ मानना पड़ा। जानते हैं, जर्मनी हार गया था ना, इस वजह से उसको हर चीज मानना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, जर्मनी के साथ तो दुर्गति हो ही गया। अब देखिए, सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, अब देखिए इस संधि में क्या हुआ। इस संधि के द्वारा तुर्की के साथ जो ये संधि हुआ ना, इसमें ऑटोमन साम्राज्य को खंड खंड में बांट दिया गया। पहले जो तुर्की में था ना शासन, वो ऑटोमन साम्राज्य का था, और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया। किसके द्वारा? आपको ध्यान रखना है। तो एक बात, जो जीते हुए देश हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेब्रे की संधि के द्वारा तुर्की को भी एकदम पंगु बना दिया गया। ठीक है, खलीफा की शक्ति और उसकी सेना को कम कर दिया गया। यानी तुर्की का जो खलीफा पूरी मुस्लिम समाज का हेड होता था ना, उसको बोला गया कि तुम हेड नहीं हो, अब तुम्हारी शक्ति खत्म, तुमको मतलब तुम्हारे पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये भी काम किया गया। उसके बाद देखिएगा, जो खलीफा के पास अपनी सेना होती थी ना, उसकी संख्या को भी कम कर दिया गया। यानी तुर्की को भी एक तरह से पंगु बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, ये खत्म हो गया। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की जो है ना, यूरोप के मरीज के नाम से जाना जाने लगा। यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? आपसे पूछेगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। इसी को बोलते हैं टर्की। ठीक है, तुर्की को भी क्या बोलते हैं? टर्की बोलते हैं। तो इसी को यूरोप का मरीज बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देख रहे हैं इसको हर जगह से पंगु कर दिया गया, तो यूरोप का मरीज के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक, तो आज का पूरा क्लास जो था यूनिट 4 पर बेस्ड था। उसमें हम लोग जो भी मेन टॉपिक था उसको कंप्लीटली आपको समझा दिए, करा दिए। और देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन होगा ना, इससे बाहर नहीं रहेगा, इसी के अंदर से रहेगा। ठीक है, तो यूनिट 4 कंप्लीट, यूनिट 1 कंप्लीट, यानी 2 यूनिट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। अब 1-2 वीडियो और देंगे आपको, जिसमें कि 2 यूनिट और है, उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका बेड़ा पार, और उसके बाद आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो आपका वीडियो आएगा वो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। हो सकता है कि दोनों एक साथ लाएं या अलग अलग लाएं, लेकिन मैराथन के ही रूप में आपको देंगे। ठीक है, यानी आधा घंटा से ज्यादा बड़ा वीडियो रहेगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना दोस्तों, तो अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो नया हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।